A very good evening to class 11th। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिस्ट्री में एटम्स रिएक्ट करते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कुछ लॉज फॉलो करते हैं कि जब ये यूनियन होगी, कंपाउंड्स बनेंगे, तो उन लॉज को हमें यहाँ पढ़ना है। लॉज को, इन लॉज को नहीं, उन लॉज को पढ़ना है जिससे केमिकल कॉम्बिनेशन चलते हैं। बच्चों, जो पहला लॉ बनाया है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोशियर ने बनाया था। ठीक है, नियरली 1770 के आसपास ये लॉ बना है। सिंपलेस्ट लॉ है। इनका क्या कहना था कि जितना भी रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करेगा उतने ही मास का प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स अगर आपके रिएक्टेंट्स सपोज 90 ग्राम्स के हैं, तो बाद में जो उनसे प्रोडक्ट बनेगा वो 90 ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। व्हाट दे वांट टू से इज मास जो है हमारा किसी भी चीज का, वो कंजर्व है। मास ना तो बढ़ सकता है ना ही कम हो सकता है। दैट इज बेसिकली इट इज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। जो हमारे पास मैटर है, एनीथिंग हैविंग मास ऑक्युपाई स्पेस, जो हमारे पास मैटर है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। या और अच्छी भाषा में कहें तो बेसिकली इट इज एटम कंजर्वेशन। ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा कि रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं, गारंटेड प्रोडक्ट में उतने एटम्स होंगे। और इसको हम न्यूमेरिकल में जब लेंगे तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो पहले लॉ में यह कहा गया लेवोइसर ने कि जो भी मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतने ही मास का प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में ना मास कम होगा ना ज्यादा। इज इट क्लियर? फनी लैंग्वेज में हम इसे ऐसे यूजुअली बोलते हैं, केमिस्ट्री वालों से लॉ बन नहीं रहे थे, अब इनकी मीटिंग हुई, लॉ तो बनाने पड़ेंगे। फिजिक्स वाले लॉ पे लॉ बनाए जा रहे। लेवोइसर वहां से निकल रहे, बोले तुम इधर आओ, तुम्हें लॉ बनाना है। मुझे क्यों बनाना है? बोले वैसे बड़े केमिस्ट्री के बाप बने घूमते हो, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री को कहा लॉ बनाओ। ये घर गए, इन्होंने चाय बनाई, दिमाग में लॉ आ गया। बोले इतनी दूध, इतनी पत्ती, इतनी चीनी, चाय के इतने ग्राम, गैस इतनी बड़ी, सारा मास कांस्टेंट है। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में इस लॉ में स्पेसिफाई किया है। फिजिकल चेंज, पानी बर्फ बन गया, बर्फ पानी बन गई। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, हार्डली मैटर्स। लेकिन जो ओवरऑल कंटेंट है, जो मैटर है, जो मास है, वो कंजर्व रहेगा। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में समेशन लगा दिया, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, जितना रिएक्ट हुआ है, इज इक्वल टू समेशन मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। जितना भी रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? इसके लिमिटेशन क्या है? ये लॉ कहां लिमिट हो जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस या ऐसी वो रिएक्शंस जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकले, एनॉर्मस, उन सब में देखा गया है कि प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से थोड़ा सा कम होता है। अगर 100 ग्राम का रिएक्टेंट रिएक्ट किया है तो प्रोडक्ट 99.99 ग्राम ही मिलेंगे। वो 0.001 या 0.1 जो भी है वो एनर्जी में चेंज हो गया है। और इसको आइंस्टाइन ने प्रूव किया था, E=mc²। और उसके बाद इस लॉ की जगह या ओवरऑल लॉ कहने लगे द टोटल मास एंड एनर्जी आर कंजर्व। तो ये लॉ बेसिकली हम कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। फिजिकल केमिकल वैसे भी कह दिया है, फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए है, न्यूक्लियर में नहीं है क्योंकि थोड़ा सा मास एनर्जी में जाएगा। इसके आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे 11th स्टैंडर्ड में? इन्होंने 11th स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि AgNO3 ले लिया, NaCl लिया है, ये दोनों रिएक्ट किए, बेटा AgCl का एक प्रेसिपिटेट बनता है और NaNO3 अलग हो जाता है। इसका मास दे देंगे, अभी मैं वैल्यूज x ग्राम ले रहा हूं, ये y ग्राम ले रहा हूं, और ये कहेंगे जो प्रेसिपिटेट बना हमने उसे तोल लिया, वो z ग्राम था। इज इट क्लियर? तो बताओ ये कितने ग्राम है? तो ये न्यूमेरिक में इसमें आंसर अगर अल्फाबेट्स में अगर हम कहें तो x प्लस वाई
रिएक्टेंट का मास है, Z प्रोडक्ट का है, इनका जो डिफरेंस है वो मास ऑफ NaNO3 आएगा। तो इसमें जनरली क्वेश्चन सिंपल होंगे, मास बेस्ड होंगे, ठीक है। और ये हमें आगे काम देगा, आपको मोल्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत अप्लाई करेंगे इस चीज का, और इसको वहां वर्ड हम देंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो ये यहीं से ध्यान रखना शुरू करिए कि एटम क्या रहते हैं, कंजर्व। एटम ना तो बढ़ते हैं ना ही कम होते हैं, जितने भी रिएक्ट किए हैं उतने ही बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बन सकते, उससे कम नहीं बन सकते। एटम्स कंजर्व है। सेकेंड लॉ, दूसरा लॉ जो दिया, दैट हैज गिवन बाय प्राउड्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। बच्चों इस लॉ में क्या कहा गया, आपने वाटर ले लिया H2O, ये प्योर वाटर है, प्योर कंपाउंड है। अब ये वाटर आपने कहां से लिया, इसका सोर्स क्या है इससे मतलब नहीं है, बरसात का पानी है, नदी का पानी है, लेक का पानी है, रिवर गंगा है, हार्डली मैटर। अगर ये वाटर कहला रहा है, प्योर वाटर कहला रहा है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जिस रेशियो में ये रिएक्ट कर रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी दिस, इट विल ऑलवेज इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और द कंपोजिशन इज ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। किसी भी कंपाउंड के अंदर, प्योर कंपाउंड के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। 1:8 अगर वाटर में है तो यही रहेगा। CO2 कई तरीके से बना सकते हैं, आपने कोई कार्बोनेट गर्म कर लिया, उससे भी CO2 बन गए, आपने कंबशन कर दिया, उससे भी CO2 बन गई, या किसी बाइकार्बोनेट पे एसिड ऐड कर दिया, उससे भी CO2 बनी है। सोर्स अलग अलग है CO2 बनाने के, लेकिन CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय प्राउड्स? प्राउड्स ने क्या लॉ दिया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है उनका रेशियो बाय मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, until unless the compound is pure। अब इसके लिमिटेशन क्या है, ये कहां कहां लॉ नहीं लगाना है लिमिटेशन। बच्चों इसके दो लिमिटेशन हैं। पहला लिमिटेशन है इसका, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर बेटा आइसोटोप आ गए तो CO2 में अगर C12 लिया है, कार्बन 12 वाला लिया है, C12 आइसोटोप, तो ये रेशियो है। लेकिन अगर ये C कार्बन हमने हैवियर आइसोटोप ले लिया तो C14 में भी एग्जिस्ट करता है, ये यूजुअली आपको पता होगा, ठीक है। C14 C12, C14 का हम यूज करते हैं एज ऑफ रॉक और फॉसिल्स निकालने के लिए, पता है? तुम्हें तो जरूर पता होगा, क्योंकि इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, डेटिंग आ जाए तो ना पता, तो अब ये 14 और 32 है ना, अब तो पता ही है। बोलो क्लियर है? तो इस लॉ का पहला लिमिटेशन क्या है, आइसोटोप्स में, ठीक। बच्चों एक बार फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि आपसे मेरा इनिशियल इंटरेक्शन चल रहा है, क्लास 11 में आप आए हो, हम बीच बीच में जानबूझ के स्पाइसेस की तरह थोड़ा सा फन ऐड करते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज दिस कि आपसे हमारा बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, और ऐसे वर्ड्स का यूज करने से मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। क्लियर? एक बार आप जरा सोच के देखिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ या लास्ट ईयर या दिस ईयर, उस डेट पे डे क्या था? इज इट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, व्हाट? ठीक। बेसिकली उस बच्चे को जल्दी याद आ जाएगा जिसका कोई कोरिलेशन होगा, कोई फनी इंसिडेंट होगा, तब आपको याद जल्दी आएगा। क्लियर है? आपने जैसे कह दिया, अच्छा मुझे पक्का मालूम है उस दिन मंगल था। क्यों मंगल था?
अरे 2 घंटे तो मंदिर में लगे रहे थे, उसके बाद ये नहीं करने दिया पापा ने, वो नहीं करने दिया। 100% श्योर ट्यूसडे था, या किसी ने कहा सर थर्सडे था। कैसे मां? सर हम इस टेम्पल गए थे, इस जगह गए थे, मार्केट पूरे क्लोज थे, मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई, थर्सडे। कोरिलेशन इज देयर। और हमारा ब्रेन एक्टिव है बेटा उन चीजों को पकड़ने में विच आर यूजुअली अनकॉमन। ठीक है, अगर मैं यहाँ आऊं, पढ़ाऊं, चले जाऊं क्लासेस में जैसे यूजुअली टीचर्स होते हैं, बट लेट सपोज किसी दिन मैं स्केट्स पहन के आ गया, मैंने धोती पहनी, कुर्ता पहना है, ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस है मेरी, और मैंने गले में गमछा डाल रखा है, क्लियर, कोरोना की वजह से नहीं वैसे ही। अब मैं स्केट्स से पढ़ा रहा हूं, मैं झूमते हुए तुम्हारी तरफ जा रहा हूं, बेटा ये वो इंसिडेंस होगा, ये वो क्लास होगी जो आपके दादा या उनसे भी पहले जो चलती आ रही है, क्लियर, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहेगी, क्लियर है। मतलब आप अपनी आगे की जनरेशन तक पास करेंगे। जिस दिन वो कोई फनी बात आपको बताने आएंगे उस दिन आप साथ में लगा दें, अरे हमारे यहां भी था एक मतखटा, स्केट्स में आ गया था धोती पहन के, गमछा लेके, और अगर बाई चांस धोती खुल गई तो समझो पूरे दुनिया को पता चल गई। बोलो क्लियर है? इज इट क्लियर? तो ये हो गया बेटा, दिस वन इज लिमिटेशन। लौट के आना बहुत जरूरी है। सेकेंड वन, ये और कहां लिमिटेड है? एक तो हो गया ये लिमिटेड बेटा आइसोटोप। दूसरा, इस लॉ का अगर हम रिवर्स की बात करें, रिवर्स का मतलब क्लियर कि CO2 में या कार्बन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो 12 और 32 ग्राम से रिएक्ट किया और ये बन गया CO2। रिवर्स, क्या इतने ग्राम में रिएक्ट करेंगे तो यही बनेगा? तो बच्चों 10th लेवल पे आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है आइसोमर्स। इज इट क्लियर? आइसोमर्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एटम सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है। तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन इतने हैं, ये फिक्स है, लेकिन इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे तो क्या यही बनेगा? जरूरी नहीं। तो ये लॉ दो जगह आपका लिमिटेड है। पहला लिमिटेड ये लॉ कहां था? दिस लॉ वाज लिमिटेड इन आइसोटोप्स। और दूसरा कि अगर परसेंटेज सेम है, एलिमेंट्स का रेशियो सेम है, तो क्या कंपाउंड वही है? नॉट गारंटेड ड्यू टू आइसोमर्स। इसके जनरली क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके यहां? जनरली इसके क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ओबेड और नॉट। तो ये बच्चों कैसे करने होंगे कि वो दो एक्सपेरिमेंट या दो कंपाउंड दे देंगे, कह देंगे सैंपल ए एंड सैंपल बी आर देयर, और सैंपल ए में कार्बन एंड ऑक्सीजन गिवन है, सैंपल बी में भी कार्बन ऑक्सीजन गिवन है, कैलकुलेशंस देंगे। आपने क्या करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन एनीवन निकाल देंगे, यहां वही परसेंटेज यहां निकालेंगे। ये वाले आंसर आपके सेम आने चाहिए, और अगर ये सेम आएंगे देन इट ओबेज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो दो लॉ हुए हमारे। पहला हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोइसर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हुआ बेटा हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या रहा कि अगर कभी भी कोई कंपाउंड है प्योर स्टेट में, तो उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकली आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, फ्रैक्शन निकालिएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट दो लॉ में कोई दिक्कत है?